हेलो डियर स्टूडेंट्स, AKMS रॉयल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्याय 1 वास्तविक संख्या के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें 41, 51, 91 और 169। इन चारों में ये बताना है कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इन चारों में अभाज्य संख्या है 41। क्यों है अभाज्य संख्या 41? क्योंकि जो अभाज्य संख्या होती है वो या तो 1 से कटती है या अपने आप से कटती है। यानी जो 41 है वो या तो अपने आप से कटेगी या 41 से कटेगी, कोई और तीसरी संख्या से ये 41 नहीं कटेगी। जबकि जो ये 51 है, ये 51 क्या होगा, ये 3 से भी कट जाएगा, 17 से भी कट जाएगा और 51 से भी कट जाएगा। और जो 91 है, ये 91 7 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा और 91 से भी। और ये जो 169 है, ये 13 से भी कट जाएगा, ये 169 से भी कट जाएगा। तो देखो ये जो जितनी संख्याएं हैं ये अपने आप से भी कट रही है और ये 1 से भी कटेंगी, ये 1 से भी कटेगी, ये भी 1 से भी कटेगी। देखो ये 1 से भी कट रही है और अपने आप से भी कट रही, लेकिन और दूसरी संख्याओं से भी कट रही हैं। 91 है, 1 से भी कट रही और 91 से भी कट रही, लेकिन 7 और 13 से भी कट रही। 169 है, ये 1 से भी कट रही और 169 से भी कट रही, लेकिन 13 से भी कट रही। तो जो संख्याएं केवल और केवल या तो 1 से कटती हैं या अपने आप से कटती हैं, उन्हीं संख्याओं को क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। और जो संख्याएं अपने आप से भी कटती हैं, 1 से भी कटती है और दूसरी संख्याओं से भी कटती है, उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है। तो ये जो तीनों संख्याएं हैं ये भाज्य संख्या हैं। ये जो 41 है ये अभाज्य संख्या है। तो इसमें बन जाएगा ऑप्शन ए 41। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है यदि p एक अभाज्य संख्या है तो p के गुणनखंडों का योग होगा। तो देखो p क्या है दिया इन्होंने कि p जो है वो एक अभाज्य संख्या है। तो जो p अभाज्य संख्या है ये या तो अपने आप से कटेगी या खुद से कटेगी, यानी p फिर p से ही कटेगी। तो देखो जो भी कोई संख्या होती है वो जिन जिन संख्याओं से कटती है वे संख्याओं से क्या बन जाते हैं, गुणनखंड बन जाते हैं। जैसे ये p है, p 1 से भी कट रहा है और p से भी कट रहा है, तो इस p के जो गुणनखंड होंगे वो एक भी होगा और p भी होगा। और आपसे इस p के गुणनखंडों का योग पूछा है, तो योग कितना हो जाएगा, p + 1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी में दिया है p + 1। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। और आपसे दोनों को क्या पूछा है, गुणनफल। तो 4 दूनी 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर इसमें पूछा है, अगले प्रश्न में पूछा है कि संख्या 7 × 11 × 13 × 15 + 15 कैसी संख्या है, ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो हमने भी पहले प्रश्न में देखा था कि जो भी संख्या अपने आप से कट जाती है, जैसे 3 है, ये 3 या तो अपने आप से कटेगी यानी कि 3 से ही कटेगी या 1 से, उस संख्या को कहते हैं हम अभाज्य संख्या। और जैसे हमने यहाँ संख्या ले ली 12, तो ये जो 12 है ये 1 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी, लेकिन ये 2 से भी कट जाएगी, ये 3 से भी कट जाएगी, ये 4 से भी कट जाएगी, ये 6 से भी कट जाएगी। तो देखो ये कितनी संख्याओं से कट रही है। तो जो संख्या अपने आप से भी कटती है, 1 से भी कटती है और लेकिन और दूसरी संख्याओं से भी कट जाती है, उन संख्याओं कहते हैं भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या की एक परिभाषा ये भी होती है कि जिस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जैसे 12 है, या जो 12 है, 12 गुणनखंड क्या होंगे, 2 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा, ये 4 से भी कट जाएगा,
6 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। तो ये क्या आ गया, इसके गुणनखंड है ये। तो जो 12 है, 12 के गुणनखंड क्या है, 2 से ज़्यादा है, तो इसलिए 12 क्या है, भाज्य संख्या है। तो जिन संख्याओं में 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। या जो संख्या 1 से भी कटती है, अपने से भी कटती है और दूसरी संख्याओं से भी कट जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो ये जो संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 15 प्लस 15, इसमें क्या है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। तो जिस संख्या में 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उसे कहते हैं भाज्य संख्या। इसलिए ये जो संख्या होगी ये बन जाएगी भाज्य संख्या। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है, इसमें दिया है भाज्य संख्या। फिर अगला प्रश्न है कि जब 3 से बड़ी किसी अभाज्य संख्याओं के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल है। तो देखो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या है 5 और हमें इसका क्या लेना है, वर्ग। तो 5 का वर्ग कितना आ जाएगा, 25, और इस 25 को भाग दिया जाता है कैसे, 6 से। तो शेषफल क्या आएगा, 6 चौक 24, शेषफल कितना बचा, 1। तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या के वर्ग को 6 से भाग करने पर शेषफल कितना आता है, 1 आता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप बताना है। m+2 होगा या 2m होगा या 2m+1 होगा या 2m-1 होगा, ये बताना है। तो देखो m क्या एक पूर्णांक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें m बराबर 1 2 3 ये संख्याएं रख के देखेंगे, और जिस भी इन चारों ऑप्शन में से जिससे भी हमें सम संख्या मिलेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या का रूप हो जाएगा। तो ये हमारा ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो पहले में अगर हम m बराबर 1 रखें m+2 में, तो क्या मिलेगा हमें, m 1 रख रहे हैं हम, तो m+2 बराबर कितना आ गया, 3। तो 3 क्या होती है, विषम संख्या, और हमें क्या बतानी, सम संख्या। तो पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा में चेक करेंगे 2m में, तो 2 गुणा 1 बराबर कितना आ गया, 2। फिर 2 रख के देखो m की जगह, तो 2 रखेंगे, 2 दूनी 4। फिर 3 रख के देखो, 2 तिया 6। तो क्या संख्या मिल रही, सम संख्या मिल रही। तो सम संख्या का रूप क्या हो जाएगा, 2m, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। तो सम संख्याओं का रूप क्या होता है, 2m होता है, जहाँ m क्या एक पूर्णांक है। अगला प्रश्न में पूछा है आपसे, किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप है। अब किसका रूप बताना है, विषम संख्या का। उसमें भी यही ऑप्शन गिवन है, m+2 2m 2m+1 2m-1। तो इसमें भी हम m बराबर फिर 1 1 2 3 रख के देखेंगे। तो m बराबर पहले में हमने 1 रख के देखा तो क्या मिला, 3। तो विषम संख्या मिल रही है। अब की बार m बराबर फिर 2 रख के देखेंगे, तो 2 + 2 बराबर कितना आ गया, 4। अब क्या सम संख्या मिल गई, और हमें किसका देखना है, केवल विषम संख्या का। एक देखो 1 रखा तो 3 मिला, m बराबर 2 रखा तो 4 मिला। 3 होती है विषम संख्या, 4 होती है सम संख्या। तो इससे तो हमें दोनों मिल ली, सम भी और विषम भी, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ये हमने चेक कर ही लिया, ये किसका रूप है, ये सम संख्या का रूप है। तो अब ये दोनों चेक करने हैं हमें। 2m+1, इसमें m बराबर 1 रखो, तो 2 गुणा 1 + 1, 2 एकम 2 और 1 कितना आ गया, 3। फिर m की जगह 2 रख के देखो, 2 + 1 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया, 5। अब की बार 3 रख के देखो, तो 2 गुणा 3 + 1 बराबर कितना आ गया, 7। 2 3 6 1 7। तो देखो इससे हमें क्या मिल रही, सारी विषम संख्याएं मिल रही। तो विषम संख्या का रूप क्या होता है, 2m+1 होगा। तो सम संख्या का रूप होगा 2m और विषम संख्या का रूप होगा 2m+1। तो इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, 2m+1। अगला प्रश्न है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो।
278 दिया है इन्होंने कि 278 को हम किस संख्या से भाग करें। मान लो हम इसे किससे भाग कर रहे हैं, x से भाग कर रहे हैं, और भागफल हमें क्या मिल रहा है 12, और यहाँ पे शेषफल कितना मिल रहा है 2। तो ये जो बीच वाली संख्या होती है ये होती है इन दोनों संख्याओं के गुणनफल x गुणा 12 प्लस शेषफल के बराबर होती है। यानी जो बीच वाली संख्या है इन दोनों का गुणनफल प्लस शेषफल के बराबर होती है। तो ये 2 प्लस का धरा के माइनस का हो जाएगा, तो 278 माइनस 2, x की 12 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12x। 278 में से 2 गए तो कितना बचा 276, बरा कितना 12x। ये 12 गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 276 बटे कितना 12, नहीं हाँ 12 को 276 से 12 से 276 को भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा x बराबर 12 दूनी 24, कितना बचा 3 और 48 जाएगा 12 3 36, तो x बराबर कितना आ गया 12। तो वो संख्या 23 है जिससे हम 278 को भाग देंगे तो भागफल कितना मिलेगा 12 और शेषफल कितना मिलेगा 2। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी में दिया है 23। फिर अगला प्रश्न में पूछा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो जो संख्या रेखा होती है हमारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन, 1 2 3 -1 -2 -3 प्लस प्लस। देखो इस साइड तो सारे प्लस होते हैं, इस साइड सारे माइनस होते हैं और बीच में होता है 0। तो इस संख्या रेखा पर जो भी संख्या लिखी जाएगी वे सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। कैसी संख्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। तो जो वास्तविक जो संख्या रेखा है ये वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करती है। इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन ए, एक वास्तविक संख्या। अगला प्रश्न है संख्या 5.23333 है। अगला प्रश्न दिया है 5.23333, ये ऐसे जा रहा है। तो देखो ये संख्या कैसी है हमें ये बताना है, तो हम इसमें लिखेंगे 5.2 और 3 के ऊपर लगा देंगे ये बार। ये बार क्यों लगाया, ये बार उन संख्याओं पे लगता है जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति यानी जो संख्या बार बार आती है। तो देखो ये 3 जो है बार बार आ रहा है, तो इस 3 को रोकने के लिए हमने क्या कर दिया, इस पर बार लगा दिया। इसका मतलब यही है कि जो 3 है इस 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी ये जो 3 है बार बार आ रहा है। और इस तरह की संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह की संख्या को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, उन संख्याओं को बोलते हैं परिमेय संख्या। उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। देखो ये क्या था 5.233 था, संख्या की पुनरावृत्ति होती है यानी संख्या बार बार हो रही थी। तो इस संख्या को रोकने के लिए हम क्या लगा दें इस पर बार। और इस तरह की संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p/q के रूप में जो भी संख्या लिखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। इसलिए ये जो संख्या है और ये जो संख्या है ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, कौन सा ए। अगला प्रश्न है संख्या 3.272727 ऐसा चल रहा है। तो मैंने आपको अभी बताया कि दशमलव के बाद जब जिस संख्या की पुनरावृत्ति होती है यानी जो संख्या बार बार आती है हम उस पर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। और इस प्रकार की संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उस संख्या को बोलते हैं परिमेय संख्या। इसलिए 3.272727 क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। तो इस प्रश्न का ऑप्शन
ए सही है परिमेय संख्या। अगला प्रश्न है कि 2.12 फिर 112 112 1112 ऐसे ये संख्या चल रही है। तो देखो ये संख्या क्या है। जो हमने ये प्रश्न देखा इसमें एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही थी। इस जो प्रश्न देखा इसमें दो संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है, 2 7 2 7 2 7। इसमें क्या हो रहा है, जैसे 2 दशमलव के बाद क्या है 1, 1 के बाद क्या है 2। जो ए है ये बढ़ता जा रहा है, यानी इसकी संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही। यहाँ जो ए 1 बार आया, यहाँ 1 2 बार आया, यहाँ 1 3 बार आया, यहाँ 1 4 बार आया। आगे कितनी बार आएगा, आगे 5 बार आएगा, फिर 6 बार आएगा, फिर 7 बार आएगा, फिर 8 बार आएगा, फिर 9 बार, ऐसे चलता रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसी संख्या को बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। कि जिस संख्या में दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति भी हो रही हो, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति होने के साथ साथ अंकों की संख्या भी बढ़ रही हो। जैसे 1 है, 1 की पुनरावृत्ति हो रही लेकिन 1 की संख्या भी बढ़ रही है। यहाँ 1 बार आया, यहाँ 1 2 बार आया, यहाँ 1 3 बार आया, यहाँ 1 4 बार, आगे 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार, ऐसे चलता रहेगा। तो ऐसी संख्या को बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है, अपरिमेय संख्या।